नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत जीई की दूसरी इकाई लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस दूसरी इकाई में इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रयुक्ति की अवधारणा, विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। दूसरा है विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्याएं। तीसरा है विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली और चौथा है इसमें अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से दूसरी इकाई में प्रयुक्ति से तात्पर्य या प्रयुक्ति के आधार पर किस तरह से अभिव्यक्ति का निम्न रूप इन 4 आधारों पर अभिव्यक्त किया गया है। बच्चों, प्रयुक्ति से हमारा तात्पर्य है कि प्रयुक्ति का अर्थ क्या है, और प्रयुक्ति में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति इसके विभिन्न अर्थों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। प्रयुक्ति प्रयुक्त करने की स्थिति या प्रयोग के आधार पर अभिव्यक्त शब्द का रूप स्वरूप है। हम देखते हैं कि किस तरह से प्रयुक्ति की जो अवधारणा है, अवधारणा से हमारा तात्पर्य है विचार से, क्योंकि हम सभी व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं, पर हम जब अपने वातावरण में अपने समय के अनुसार, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार या अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रयुक्ति के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। समाज में जीवन जीने के विविध प्रसंग होते हैं। हमारे जीवन में सबके अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग संदर्भ है, उसके द्वारा हम अपनी भावा अभिव्यक्ति, अनुभवा अभिव्यक्ति और विचारा अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और इन प्रसंगों की आवश्यकताओं, कार्य पद्धतियों और उद्देश्यों के अनुरूप इनकी भाषा में भी विशिष्टता उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य है, हम जिस वातावरण के अनुकूल अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा के विशेष अर्थों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इन जीवन जीने के अनगिनत प्रसंगों, संदर्भों में अलग अलग प्रकार की व्यक्ति भाषा प्रयोग में लेकर आता है। व्यक्ति अपने व्यवहार अनुरूप भाषा की प्रयुक्ति निर्धारित करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जीवन में हम अनेक आधारों पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, और इनके साथ साथ हम देखते हैं कि अनगिनत रूप में हमारे जो मानवीय मूल्य, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, या जो हमारे अन्य रूपों में मूल्यों का हम निर्धारण करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी संवेदनात्मक रूप में, अपनी भावात्मक रूप में, तो उसमें हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और यही प्रयोग प्रयुक्ति के आधार पर अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। विविध प्रयुक्ति क्षेत्र, प्रयुक्ति क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि जो हम शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वो हम विशिष्ट अर्थ में देते हुए प्रतीत होते हैं। क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली हम प्रयोग में लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। क्षेत्र विशेष से हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि अगर हम किसी भाषा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो उसके नियम और सिद्धांतों का हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम हिंदी भाषा का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, या समाज में, या परिवार में, या हम देखते हैं कि कार्यालय स्थल पर, या हमारे प्रशासनिक स्तर पर, या हमारे स्कूल कॉलेज में जिस तरह की भाषा का रूप स्वरूप वर्णित होता है, उसके द्वारा हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ शब्द से हमारा तात्पर्य है कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को हम शब्द कह के अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और इन शब्दों को देखते हैं कि 5 वर्णों के या 5 वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, और 5वां है प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर हम प्रयोग के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। जैसे हम देखते हैं कि शब्द और पद में हम अलग अलग तरह से
अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। शब्द से हमारा तात्पर्य है वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग अभी मैंने बताया है कि स्वतंत्र रूप में होता है। और पद से हमारा तात्पर्य है जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद की संज्ञा दी जाती है। हम देखते हैं कि शब्दों में मात्रा का परिचय विस्तार से दिया जाता है, जबकि पद में मात्रा व्यवहारिक परिचय के बारे में बताया गया होता है। तीसरा है बेटा इसका सार्थक और निरर्थक दोनों में शब्द का अपना महत्व और दृष्टिगोचर होता है। वाक्य के अर्थ को संकेत देने के लिए पद का प्रयोग करता है। लिंग, वचन, क्रिया और कारक से शब्द का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। पद में हम देखते हैं कि लिंग, वचन, कारक और क्रिया से पद का संबंध होता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि व्याकरण में इसका जो अर्थ है वह कहीं ना कहीं प्रयोग के आधार पर अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी इसका अर्थ उसके पद से ही आधारित होता है। भाषा के अनुसार क्षेत्र विशेष आवश्यकता के आधार पर हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में जहां पर हमें सही लगता है या जहां पर हमें विस्तृत रूप से बोलना होता है या जहां पर हमें संक्षिप्त रूप में बोलना होता है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। और यही शब्द की मर्यादा भी है। आप जहां पर जिस भी संदर्भ में, जिस भी प्रसंग में अपनी बात कह रहे हैं, अगर वहां पर शब्दों का हम कहें सीमा है तो उसके आधार पर आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। हम देखते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक स्तर पर हम अपने शब्दों को समेटते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम कार्यालय की बात करें या फिर हम स्कूल या कॉलेज में की बात करें या हम साहित्यिक रूप से बात करें तो वहां पर हम शब्दों के सीमा के आधार पर बात करते हुए दिखाई देते हैं औपचारिक दृष्टि से। पर जब हम अनौपचारिक रूप में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हम लंबे लंबे संवादों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पर हम भाषा की उस रूप में मर्यादा कई बार रख भी पाते और कई बार नहीं भी रख पाते, क्योंकि हम समय अनुसार, वातावरण अनुसार और अपने संबंध के अनुसार हम अपनी बात को कहते हुए दिखाई देते हैं। पर वहां पर भी हम देखते हैं कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अगर अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करें तो वो ज्यादा सार्थक सिद्ध होते हुए दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि हम जब अपने पारिवारिक संबंधों में होते हैं तो वहां पर हम जो शब्दों का प्रयोग है कई बार उचित रूप में भी करते हुए दिखाई देते हैं तो कई बार अनुचित रूप में भी प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। कार्य के अनुसार, जब हम कार्य के अनुसार बात करते हैं यानी कि हम किसी पद पर आसीन है या किसी हम कार्यालय में काम कर रहे हैं या हम स्कूल कॉलेज में काम कर रहे हैं या फिर हम किसी प्रशासनिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो वहां पर हम अपने शब्दों की मर्यादा के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर हम साहित्यिक रूप से चर्चा विमर्श भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो हर एक कार्य की अपनी महत्ता है जिसके आधार पर प्रयुक्ति का जो रूप स्वरूप है वह हम अनगिनत संदर्भों में व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उद्देश्यों के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिसके द्वारा हम अपनी एक योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं और उन योजनाओं के आधार पर हम उस उद्देश्य को पाने की जो हमारी लगन है, रुचि है, उसकी भी हम एक पूर्ण रूप से योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पर हम शब्दों को बहुत ही सीमित या संक्षिप्त रूप में अंकित करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं या उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं या क्रियाकलाप है उनको करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी प्रयुक्ति के आधार पर। यहाँ पर अनुवाद के रूप में बात की जा रही है पर सर्वप्रथम रूप में हम प्रयुक्ति का जो रूप है, जो स्वरूप है, जो एक अवधारणा है, वो किस किस स्थान पर या किस किस महत्ता के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं व्यवहार के आधार पर। देखिए जीवन में व्यवहार बहुत ज्यादा महत्व रखता है। व्यवहार के जरिए ही इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो हम देखते हैं कि व्यवहार जीवन में आरंभ से लेकर अंत तक
कार्य करता हुआ दिखाई देता है, और इस व्यवहार के अनुसार ही हम समाज में, परिवार में या अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में औपचारिक अनौपचारिक दृष्टि से अपने संबंधों का जो आधार है वो प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं शालीनता, शिष्टाचार, मर्यादा के सभी पहलुओं का यहाँ पर एक तरह से आदर सम्मान करते हुए अपनी भाव अभिव्यक्ति, अपने विचार अभिव्यक्ति और अपने अनुभव अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है इसमें संप्रेक्षण के आधार पर प्रयुक्ति का स्वरूप। हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में या समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति एक ऐसा हम कहें प्राणी है जिसे अपनी सभी तरह की मन में जिस भी तरह के भाव उठ रहे हैं उसको व्यक्त करने का एक माध्यम भाषा ही है। और भाषा में हम शब्दों के जरिए अपनी भावा अभिव्यक्ति, विचारा अभिव्यक्ति और अनुभव अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो संप्रेक्षण के रूप में हम उसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आधार पर अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो अभिव्यक्ति है ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने शैक्षणिक जीवन में हम अनेक प्रकार के विषयों से रूबरू होते हैं और उसके अनुसार हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं साहित्यिक रूप से। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं जब हम औपचारिक दृष्टि से इन विषयों को पढ़ते हैं, देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारे बौद्धिकता के आधार पर, हमारे भावनात्मक रूप में हमें बहुत ज्यादा परिवर्तन और ज्ञान का क्षेत्र हमारा विस्तृत होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर संप्रेक्षण के आधार पर प्रयुक्ति का जो स्वरूप है वह भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्ति प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। भाषा का औपचारिक अनौपचारिक स्थिति, अभी मैंने आपको बताया कि हम दो आधारों पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं भाषा के आधार पर। एक होता है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक, यानी कि एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। तो जब हम फॉर्मल रूप में, यानी कि जब भी हम समाज में घर से बाहर हम कदम रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं औपचारिकता के रूप में अपने आप को पाते हुए दिखाई देते हैं। चाहे आस पड़ोस हो, चाहे अन्य सगे संबंधी हो, या हम जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित लोगों से जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो वार्तालाप हम देखते हैं कि अनौपचारिक नहीं होती, यानी कि नजदीकी के रूप में नहीं होती। हम एक पूरी मान मर्यादा और अपनी पराकाष्ठा के अनुसार अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी स्थिति है अनौपचारिक। हम देखते हैं कि जीवन में हम परिवार के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही हमें जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां पर हमारी एक सुनिश्चित स्थिति वहां पर व्यक्त होते हुए दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि जब हम अपने संबंधों में पारिवारिक रूप से घुलते मिलते हैं तो वहां पर कई बार हम भाषा का अलग अलग रूप में प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि भाषा भद्र रूप में व अभद्र रूप में भी वहां पर व्यक्त होते हुए दिखाई देती है। शिष्ट अशिष्ट रूप में भी वहां पर हम जन सामान्य के द्वारा अपनी भाषा को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति। सामान्य व्यवहार से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत ही आसान शब्दावली में अपनी बात व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, और इन शब्दावली में जब भी वह बात अभिव्यक्त करता है तो उसमें वह अनेक पायदानों से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इन पायदानों में वह अपना जीवन किस तरह से यापन करता हुआ दिखाई देता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी छल कपट स्वार्थ या इस तरह का भाव नहीं दिखाई देता, जिसे हम देसी भाषा कहते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि व्यक्ति सहज रूप में अपनी बात कहते हुए दिखाई देता है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है, वह अपनी सीधी सादी भाषा के अनुसार उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। साहित्यिक रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रयुक्ति। हम देखते हैं कि साहित्य और समाज एक दूसरे के रूबरू हैं, एक दूसरे का दर्पण कहा जाता है। समाज के बिना साहित्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती और साहित्य के बिना समाज की भी हम परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के
पूरक दिखाई देते हैं। तो जो समाज में घटित होता है वो उसकी छाया, उसकी प्रतिछाया साहित्य रूपी दर्पण में दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि इतिहास साक्षी है कि शुरू से, जब से मानव जीवन आरंभ हुआ है और अब तक, हम देखते हैं दो प्रकार की भाषा प्रयोग में लेकर आई जाती है, चाहे किसी भी काल संदर्भ में हो या हम किसी भी वातावरण के अनुसार हो। एक होती है आपकी साहित्यिक भाषा और एक होती है आपकी प्राकृतिक भाषा, या उसे हम संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। तो दो भाषाएं अपने व्यक्ति अपने जीवन काल में अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। साहित्यिक रूप से हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार की कहानियां, अनेक प्रकार के नाटक, उपन्यास या गद्य की अनेक विधाओं से हम परिचित होते हुए दिखाई देते हैं। और केवल मैं यहाँ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, अन्य विषयों की भी बात कर रही हूँ। अंग्रेजी है या फिर आपके सोशल साइंस है, विज्ञान है या होम साइंस है या दर्शन शास्त्र है, अनेक संदर्भों में हम ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं साहित्यिक दृष्टि से। क्योंकि हम केवल अपनी भाषा के आधार पर तो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, पर ज्ञान के क्षेत्र में हमें इन विषयों का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य व्यापार के प्रति हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी है या जो अर्थशास्त्र में या बिजनेस अपना करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। हर एक क्षेत्र की, हर एक विषय की अपनी शब्दावली है, वह उस शब्दावली के द्वारा ही उस विषय को वहां पर पूर्ण रूप से विस्तृत करते हुए दिखाई देता है। विविध प्रयुक्ति हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी शब्द के विभिन्न प्रयोग हमारे सामने सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। और इस रूप में हम देखते हैं बहुत ही ज्वलनशील रूप में, या हम कहें कि क्रांति के रूप में, ये जो प्रयुक्ति है ये बढ़ चढ़कर प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे मीडिया के क्षेत्र में हम कह लीजिए, या पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं और नए नए शब्दों को आत्मसात भी करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से इन शब्दों का जो आधार है वह अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देता है। विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्या हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, चाहे किसी भी जीवन की हम बात कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं या व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं सभी के जीवन में अलग अलग रूप से समस्याएं, विडंबनाएं, विसंगतियां एकदम आ भी जाती हैं, उनका समाधान भी किया जाता है। पर हम देखते हैं कि साहित्य क्षेत्र में या अनुवाद के क्षेत्र में हम देखते हैं अनेक प्रकार की समस्याएं आती हुई दिखाई देती है। स्रोत और लक्ष्य भाषा की संपूर्ण जानकारी, जब भी हम अनुवाद करते हैं तो सर्वप्रथम रूप में हमें जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं या जिससे हम कर रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसमें हम देखते हैं कि हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है, पर जब हम वाक्य के अनुसार उसे प्रयोग में लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो वाक्य के अनुसार उस शब्दों के समूह की महत्ता वहां पर दर्शाई जाती है। या हम देखते हैं किसी कवि की कोई रचना है या किसी अनुवाद की या किसी नाटक की या किसी उपन्यास की, या हम ये कहें किसी कहानी की या गद्य की किसी भी विधा की हम बात करें, तो वो किस कालक्रम के अनुसार लिखा गया है, उस समय के लेखक की क्या विचारधारा थी, समाज की क्या विचारधारा थी, साहित्य की क्या विचारधारा थी, उन सबको ध्यान में रखकर हम स्रोत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। स्रोत भाषा से हमारा तात्पर्य है कि जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उसका ज्यों का त्यों प्रयोग वहां पर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई भी हम कहें कि अपने मौलिक स्तर पर वहां पर अपनी भाव अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति या अनुभव अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते। जैसा जिसने लिखा है उसका उसी आधार पर भावनात्मक रूप में, विचारात्मक रूप में या फिर हम कहें अनुभवात्मक रूप में वहां पर प्रयोग में होना चाहिए। उसी तरह से हम देखते हैं लक्ष्य भाषा में हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है, तो हम उसमें अपने भी शब्दों का एक तरह से प्रयोग
कर सकते हैं, पर स्रोत भाषा में हम देखते हैं कि ज्यों के त्यों शब्दावली का प्रयोग वहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुवाद में ये समस्या आमतौर पर देखी जा सकती है, और इससे हमने लड़ने के लिए या समझने के लिए हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, उसमें हमें अभ्यस्त होना अत्यंत आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली का भी हमें प्रयोग या हमें बोध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके जरिए ही हम उस भाषा के शब्दों का प्रयोग सीख सकते हैं। अगर, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली से हमारा तात्पर्य किसी निश्चित शब्द की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके अर्थ के अलावा कोई अर्थ और अन्य अर्थ वहां पर प्रकट होता हुआ नहीं दिखाई देता। जैसे हम बहुत सारे शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं या सीखते हुए दिखाई देते हैं, उसमें हम उसी शब्द का प्रयोग वहां पर करें तो ज्यादा सार्थक सिद्ध होते हुए दिखाई देता है। तो जब भी हम अनुवाद की किसी भी विधा को वहां पर हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, तो हम उस विशेष क्षेत्र की शब्दावली का हमें पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मूलभूत रुचि की समस्या, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि व्यक्ति जब वो अनुवाद के क्षेत्र में कदम रखता है या उसे आत्मसात करना चाहता है या उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो मूल रूप से उसकी रुचि पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हुई दिखाई देती है। अगर हमारी रुचि किसी चीज में है तो हम उसे बहुत अच्छे से जानने का, पहचानने का या करने का प्रयास वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हमारी रुचि नहीं है तो उसमें हमारी भाषा या शब्द या वाक्य की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें बहुत ज्यादा बिखराव, विडंबना का रूप वहां पर धारण हो सकता है। मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, बिंब आदि की समस्या हम देखते हैं कि केवल अनुवाद में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे मुहावरे है, मुहावरों में हम देखते हैं कि वाक्यांश के विशेष अर्थ का ही वहां पर ज्ञापन होना अत्यंत आवश्यक है। वहां पर हम चलते फिरते अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लोकोक्ति में भी हम अपने शब्दों में हमें एक वहां पर प्राथमिकता या हम कहें कि हमें रूप वहां पर मिल जाता है कि हम उसमें कुछ फेर बदल कर सकते हैं। अलंकार है, बिंब है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हम जब अनुवाद करते हैं, कविता का अनुवाद है या किसी गद्य पद्य का अनुवाद है या हम कहें कि मुक्तक का है, दोहे का है, कुंडली का है, चौपाई का है या अन्य संदर्भों में हम देखते हैं कि एग्जैक्ट वो हम प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिसके कारण अनुवाद करते समय अनेक प्रकार के बिखरावों का हमें सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली, हम देखते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शब्द का हमारे जीवन में क्या अर्थ है और शब्द किस तरह से अपने स्वतंत्र रूप में अपनी छवि को अंकित करता हुआ दिखाई देता है। शब्द के द्वारा ही हम शब्दों को जोड़कर उसकी शब्दावली बनाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम कोश की बात करें तो वहां पर शब्दों का भंडार है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र विशेष की बात कर लें, उसमें उन शब्दों के अर्थ को हम अनेक रूपों में जानने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली से हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। सामान्य पारिभाषिक शब्दावली, अर्थ या अर्ध पारिभाषिक शब्दावली और पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि सामान्य पारिभाषिक शब्दावली से हमारा तात्पर्य सामान्य शब्दों का जो प्रयोग है उसका रूप स्वरूप वहां पर वर्णित होते हुए दिखाई देता है। अर्ध पारिभाषिक शब्दावली से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि इसमें जो शब्द है वह पूर्ण रूप से, कई बार हम देखते हैं कि साहित्यिक रूप में भी उनका प्रयोग होता है और सामान्य रूप में भी उसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली से हमारा तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से निश्चित उस शब्द का अर्थ वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, यानी कि पूरी तरह से निश्चित कर दिया है। जैसे मैं उदाहरण के संदर्भ में बताऊं, जैसे ऑडियंस को हम श्रोता के रूप में यहाँ पर देखते हैं, अकाउंट को हम
एक तरह से लेखा जोखा के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से निश्चित शब्द का वहां पर वर्णन किया जाता है। अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं, हम देखते हैं कि अनुवाद में अनेक प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत होते हुए दिखाई देती है, और व्यवसाय के क्षेत्र में तो ये अलग अलग रूपों से हमारे रूबरू होती हुई दिखाई देती है। जैसे व्यापार के आधार पर हम देखते हैं कि व्यापार से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर हम छोटे मोटे व्यापार की यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, बड़े रूप में, विस्तृत रूप में व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से, जैसे दुकानदार है या कोई और अन्य रूप में अपना छोटा व्यापार, लघु व्यापार खोल कर बैठे हैं, तो उसमें देखते हैं कि अगर वो हिंदी भाषा जानते हैं और अन्य भाषा नहीं जानते हैं, तो उसमें व्यापार करने में अनगिनत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी छोटे छोटे व्यापार हैं, इसमें भाषा के रूप में अगर वही की भाषा हो तो वह ज्यादा कारगर सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। नहीं तो अन्य रूप में हम देखते हैं कि उसके बोलने में, भाषा के आधार पर उसे समझने में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर हम देखते हैं कि आज के स्तर पर हम देखते हैं कि शिष्ट समाज है, और यहाँ पर छोटे मोटे जैसे जो व्यापार या लघु उद्योग करते हैं, तो उसमें भाषा का जो आधार है वह सामान्य रूप से प्रकट होते हुए दिखाई देता है। वहां पर बहुत कठिन या क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्राचार के माध्यम से भी हम अनुवाद के स्तर पर दो भाषाओं का प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं, स्थानीय भाषा एक, या फिर वहां पर प्रयोग में लाई जाने वाली अंग्रेजी भाषा। तो इस रूप में हम देखते हैं कि चाहे बैंक में हो, सरकारी संस्थान में हो, या किसी संस्था से अभिभूत हो कोई, तो उसमें हम देखते हैं कि दो भाषाओं का प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई देता है, अंग्रेजी और हिंदी। तो हम देखते हैं कि जिसको जिसमें एक तरह से आसानी हो, वह उस भाषा का प्रयोग कर सकता है, अर्थ समझ सकता है, और उसके द्वारा वह अपने जीवन के विकास में आगे बढ़ सकता है। योग के आधार पर हम देखते हैं कि आज बड़े बड़े योग के संस्थान है, और वहां पर भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो चलन है वह तीव्र गति से होने के बाद भी हिंदी भाषा का भी जो एक तरह से विस्तार है वह होता चला जा रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, या अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग भी वहां पर दिखाई देता है। आज आप किसी भी कार्य क्षेत्र की बात कर लें, वहां पर हम देखते हैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी वर्णन अपनी महत्ता को उजागर करते हुए दिखाई देता है। जैसे ज्योतिष के आधार पर आप देखें कि जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी बात चाहे रोमन लिपि में लिखी हो, वह हिंदी में प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं, या उनके साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति वहां पर होता है जो उनके भाव को, उनकी भावनाओं को, या उसके अर्थ को वहां पर वह ज्ञापित करते हुए दिखाई देता है। चिकित्सा के आधार पर, संगीत के आधार पर, या अन्य क्षेत्रों के आधार पर भी हम देखें अनुवाद की जो व्यवसायिक संभावना है आज के स्तर पर बढ़ती चली जा रही है। हर कोई व्यक्ति अपने साथ एक अनुवादक रखना चाहता है। अनुवाद के आधार पर वह अपने जीवन के विकास को आगे बढ़ाते हुए या बढ़ते हुए देख रहे हैं। धन्यवाद।